मैं तो थक गई हूँ। रोज रोज कपड़े धोते धोते सुबह से शाम हो जाती है और बस चंद पैसे ही मिलते हैं। काश कभी ऐसा दिन आता कि मैं भी किसी रानी की तरह अपनी जिंदगी जी पाती। लेकिन मेरा ये भिखारी पति, उसे तो मुझ पर कभी भी दया नहीं आती। एक साड़ी तक तो आज तक दिला नहीं पाया। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत पे क्या ही लिखा है जो ऐसे कंगाल पति के पल्ले मुझे बांध दिया है। इतना बड़बड़ाते हुए कमला घने जंगल से गुजर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर तालाब पर पड़ती है। अरे ये तालाब, ये कितना ज्यादा चमक रहा है, पानी भी कितना साफ दिख रहा है और अब तो मुझे प्यास भी लग रही है। चलो खुद ही पानी पी लेती हूँ। मेरे नसीब में काहे कि कोई मुझे नौकर आके पानी भी पिला दे। कमला तालाब के किनारे जाती है और झुककर पानी पीने लगती है। तभी उसकी नजर पानी के भीतर किसी चमकती चीज पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये तो सोने का कंगन लगता है। भगवान ने आखिर मेरी सुन ही ली। अब मुझे भिखारी जैसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। कमला वो कंगन जल्दी से उठाकर अपने हाथ में पहन लेती है, लेकिन अगले ही पल उसके हाथों में तेज जलन होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ क्यों जल रहे हैं इतने? तभी तालाब के भीतर से एक डरावनी आवाज गूंजती है। तुम्हें और चाहिए कंगन? जिसने भी मेरे ये जादुई कंगन पहने हैं वो कभी जीवित नहीं बचा है। तू अब हमेशा के लिए इसी तालाब में रहेगी। मेरा रहस्य कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं। तभी तेज हवा चलती है और कमला अचानक वहीं से गायब हो जाती है और फिर तालाब में वहीं सोने का कंगन पड़ा का पड़ा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में दो बहनें मधु और किरण रहती थी। और फिर एक दिन, अरे ओ मधु, किरण घर में क्या कर रही है? जल्दी बाहर आ। दोनों बहनें बाहर आती हैं। सेठ जी क्या हुआ? अरे तेरा बाप तो घर छोड़कर भाग गया, और कहाँ गया कोई पता नहीं। पर उसने मुझसे जो कर्ज लिया था वो कर्ज कौन चुकाएगा? जल्दी से जाओ और मुझे वो सारे कर्ज के पैसे दे दे। सेठ जी हमें कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए, मैं काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मैं मेहनत कर रही हूँ पर अभी ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन पक्का मेरा विश्वास कीजिए, वक्त आने पर मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। हम पर थोड़ा सा तरस खाइए सेठ जी। अरे तुम दोनों बहनों पर तरस खा खा कर तो मैं इतने दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ, और कितने दिनों तक करूँ? अच्छा चल, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। अगर तुम दोनों ने 1 महीने के अंदर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुम दोनों को देख लेना, इस घर से निकाल दूंगा। और तुम्हारी ये छोटी बहन किरण जो बहुत सुंदर है ना, उसे उठाकर लेकर चला जाऊंगा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए सेठ जी। हम दोनों बहनें आपका पैसा जरूर से चुका देंगे। हाँ ध्यान रखना। सेठ वहाँ से चला जाता है। ये बात 2 गांव वाले सुन लेते हैं। कैसा नालायक पिता था, अपनी 2 बेटियों को किस तरह छोड़कर चला गया। और ये दोनों जवान बेटियां इस जल्लाद सेठ के जंगल से कैसे निकलेंगी? अरे इन दोनों बहनों की तो किस्मत ही खराब हो गई है। ऐसे नालायक और निकम्मे पिता मिले, किस पाप की सजा में इन्हें ऐसा पिता मिला। अब ये सेठ का पैसा 1 महीने के अंदर कैसे चुकाएंगी? पता नहीं, वो भी बहुत सारा पैसा है। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। दीदी मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। पिताजी के किए हुए कर्म की सजा हम क्यों झेले? मैं सुंदर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेठ जी के साथ चली जाऊंगी। मैं नहीं रहूंगी इस घर में। नहीं किरण, ऐसा मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सेठ का पैसा तो मैं कैसे भी करके चुका दूंगी। तुम बस ठीक से रहना बहन। और तू तो जानती है ना कि पिताजी कहाँ गए हैं, कोई पता नहीं चला अब तक। हम सब उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। दोनों बहनें परेशान हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ
राजमहल में। महाराज, आप क्या करें? अगर हमने वो पवित्र जल नहीं मंगवाया तो मेरी आंखों की रोशनी ठीक नहीं हो पाएगी महाराज। हाँ रानी, मैं भी परेशान हूँ कि आखिर वो पवित्र जल कैसे मंगवाया जाए। हमारे कितने ही सैनिक भेजे गए, वो सब लालच में आ गए और सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। हमें किसी भी तरह वो जल लाना ही होगा। सैनिकों, आज ही गांव में जाओ और ऐलान कर दो कि जो भी राजलक्ष्मी तालाब का जल लाकर रानी को देगा उसे हम ढेर सारा इनाम देंगे। हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आज ही जाकर पूरे राज्य में घोषणा कर देता हूँ। सैनिक कुछ ही देर में गांव के चौपाल पर आते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनिए। जो भी राजलक्ष्मी तालाब का पवित्र जल लाकर महारानी को लाकर देगा उसे महाराज ढेर सारा इनाम देंगे। महारानी की जान खतरे में है और ये राजलक्ष्मी तालाब का जल, अरे वो तो मायावी तालाब है। जो भी तालाब के पास गया वो कभी वापस नहीं आया है। हाँ हाँ, कौन इस चक्कर में अपनी जान देगा? मैं तो नहीं जाऊंगा और ना ही मैं अपने बच्चों को भी जाने दूंगा। अरे ऐसा कौन करेगा भाई? सभी गांव वाले भयभीत हो जाते हैं। वही मधु ये सुनकर सोचती है, ये तो सही मौका है। अगर हम वो जल महारानी को दे दे तो सेठ जी के सारे पैसे चुका सकते हैं, जिससे सेठ मेरी बहन को हमेशा अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। हाँ, एक काम करती हूँ, यही सही मौका है। मधु अपने घर जाती है। वहीं किरण अकेले सोचती है, मैं तंग आ गई हूँ इस भिखारी जैसी जिंदगी से। पता नहीं कब मेरी अच्छी जिंदगी मिलेगी मुझे। मैं तो फिर इस झोपड़ी की एक मामूली सी लड़की बनकर रह गई। मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं कहीं की राजकुमारी या महारानी बनने के लायक हूं। तभी मधु आती है। क्या हुआ किरण, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही परेशान बैठी थी। अरे किरण, अच्छा मौका है, चलो हम राजलक्ष्मी तालाब जाते हैं और वहां से तालाब का जल लाकर हम महारानी को दे देंगे। हमें ढेर सारा इनाम मिलेगा, जिससे हम सेठ का सारा पैसा चुका देंगे, ताकि तुम्हें कुछ ना हो सके। ये तो बहुत अच्छा मौका है। मैं अभी यही सोच रही थी कि मैं रानी बनूं और ये मौका सचमुच सामने आ गया। हाँ दीदी, क्यों नहीं, चलते हैं। ये मौका बार बार थोड़ी ना आता है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं। फिर दोनों बहनें घने जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं और कई घंटे चलते चलते। दीदी, अब कितना दूर और जाना है? मेरे पैर दर्द करने लगे। मैं थक गई हूँ दीदी। बस किरण, थोड़ी दूर और, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है। दादी माँ, आप इतने घने जंगलों में क्या कर रही हैं? कहीं आप रास्ता तो नहीं भटक गई? नहीं बेटी, तुमने इतनी चिंता की मेरी, बस वही बहुत है। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? दादी, हम राजलक्ष्मी तालाब का जल लाने जा रहे हैं, ताकि रानी को हम ठीक कर सके। ये तो बहुत अच्छा काम है बेटी, लेकिन वो तालाब मायावी है बेटी, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। नहीं नहीं दादी, मुझे तो किसी भी तरह जाना होगा, नहीं तो मैं और मेरी बहन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अच्छा ठीक है, अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि तालाब के पास जो पहली चीज चमकेगी उसे मत छूना। अगर तुमने वो छुआ तो हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी, ये बात मैं हमेशा ध्यान रखूंगी और सही से आगे बढ़ूंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा और आगे बहुत अंधेरा है दादी। बेटी, मेरी चिंता मत कर, मैं हमेशा इसी अंधेरे में रहती हूँ, तू बस अपनी यात्रा पर ध्यान दे। बूढ़ी औरत
घने जंगलों की ओर चली जाती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। दीदी, ये कितनी अजीब सी बूढ़ी औरत थी। ये अकेले इतने घने जंगलों में क्या कर रही थी? वो कोई साधारण दादी नहीं लग रही थी। उनके अंदर जरूर कोई शक्ति थी। तुम भी ध्यान रखना, उन्होंने जो कहा उसे ध्यान देना। ठीक है, चलो चलते हैं। कुछ देर के बाद दोनों राजलक्ष्मी तालाब के पास पहुंच जाते हैं। ये तालाब देखने में कितना सुंदर और पवित्र है। हे तालाब देवी, मुझे आपका जल चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बहन की रक्षा करना चाहती हूँ और रानी की जान भी बचाना चाहती हूँ। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी जिंदगी संभल जाएगी। फिर मधु तालाब से जल भर लेती है। तभी किरण की नजर पानी के नीचे चमकते हुए जादुई कंगन पर जाती है। अरे, ये तो एक जादुई कंगन है और इतना चमक भी रहा है। किरण पानी के अंदर उतरकर कंगन उठाती है। तभी तालाब की लहरें तेज हो जाती हैं और कंगन पिघलकर उसकी हथेली में समा जाता है। अरे, ये क्या? ये कंगन तो मेरे हाथों में समा गया और इस पर तो राजलक्ष्मी का निशान भी बन गया। अगर दीदी ने देख लिया तो गुस्सा करेंगी। मैं इसे छिपा लेती हूँ। किरण निशान छुपा लेती है। क्या कर रही हो किरण? जल्दी चलो, हमें अब राजमहल जाना है। हाँ दीदी, क्यों नहीं, चलो चलो दीदी। कुछ ही देर के बाद दोनों राजमहल पहुंच जाती हैं। अरे, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? महाराज, हम राजलक्ष्मी तालाब से महारानी के लिए वही पवित्र जल लेकर आए हैं। ये सच में कमाल हो गया। जल्दी से इसे रानी को दे दीजिए। ये जल आंख में जाते ही उनकी रोशनी वापस ला देगा। राजा रानी की आंखों में जल डालते हैं और रानी की रोशनी वापस आ जाती है। ये क्या? मैं सच में देख पा रही हूँ। तुम सच में ये पवित्र जल लेकर आई हो मेरे लिए। तभी रानी की नजर किरण के हाथ पर बने राजलक्ष्मी निशान पर जाती है। ये निशान तुम्हारे पास कैसे आया? ये निशान। क्या हुआ रानी? तुम्हें ये निशान के पीछे क्यों इस तरह बोल रही हो? महाराज, ये हमारी खोई हुई राजकुमारी है। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, जब मैं गर्भवती थी तो राजलक्ष्मी तालाब में स्नान कर रही थी। उसी वक्त मेरी राजकुमारी जन्मी थी, जो तालाब के पानी में कहीं गुम हो गई थी। यानी यही मेरी खोई हुई राजकुमारी है महाराज। सच में ये हमारी राजकुमारी है। बहुत खुशी की बात है। तुम हमारी राजकुमारी हो और अब हमेशा राजमहल में रहोगी। सैनिक, पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवा दीजिए। नहीं महाराज, ये आपकी खोई हुई राजकुमारी नहीं है। ये मेरी बहन है। बचपन से हम दोनों साथ रहते हैं। ये कैसे आपकी राजकुमारी हो सकती है? मुझे पूरा यकीन है बेटी, यही मेरी पुत्री है। जब उसे मैंने जन्म दिया था, उसके हाथ पर यही निशान था। निशान देखते ही वो पानी में गायब हो गई थी। क्या आप दोनों मेरे माता पिता हैं? फिर मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। मैं अब राजकुमारी बन गई हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो किरण? हम दोनों बहनें हैं। तुमने इतने वर्षों तक मेरी पुत्री का ध्यान रखा है और आज तुम्हारी वजह से मेरी रानी उसे भी देख पा रही है। तुम्हें इसकी कीमत दी जाएगी। सैनिक, जाओ और ढेर सारा इनाम लेकर दे दो इन्हें। हमारी पुत्री का ख्याल रखने के लिए भी इसे इनाम दिया जाए। नहीं, हमें इनाम नहीं चाहिए। हमें हमारी बहन वापस दे दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम राजद्रोह कर रही हो। चली जाओ। हाँ दीदी, तुम चली जाओ। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। आप उसी टूटी फूटी झोपड़ी के लायक हो। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, तो आप चले जाइए यहाँ से। मधु उदास होकर महल से बाहर आ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात रानी की आंखों की रोशनी फिर चली जाती है
और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रानी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? महाराज, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा शरीर भी उठ नहीं पा रहा है। ये क्या हो रहा है महाराज? ये क्या हो गया? सैनिक, जल्दी वैद्य जी को लेकर आइए। सैनिक कुछ ही देर में वैद्य को लाता है और वैद्य रानी की जांच करता है। मेरी रानी को क्या हो गया है? महाराज, ये मेरी समझ से बाहर है। ये किसी शक्ति का प्रभाव है जो रानी पर आया है। राजपुरोहित ही कुछ बता सकते हैं इस बारे में। सैनिक, जल्दी जाओ और पुरोहित को लेकर आओ। पुरोहित आता है। पुरोहित जी, बताइए मेरी रानी को क्या हुआ है? महाराज, आपकी रानी पर जो श्राप था वो और मजबूत हो गया है। आपने किसी के साथ अन्याय किया है क्या? पर मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर ऐसा क्यों? महाराज, आपकी रानी का श्राप तब टूटेगा जब आपकी खोई हुई पुत्री के रक्त से हवन कुंड में आहुति दी जाएगी। तो इसमें बड़ी बात क्या है? हमारी पुत्री तो राजमहल में ही है। आप हवन की तैयारी करिए। हमारी पुत्री अवश्य अपना खून की आहुति देगी। हवन कुंड की तैयारी शुरू होती है। अरे ये क्या, मुझे अपनी खून की आहुति देनी पड़ेगी? पर मैं उनकी पुत्री नहीं हूँ। ये तो जादुई कंगन की वजह से निशान आया है। अब मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे खुद को इस राज्य की राजकुमारी बनाए रखूं? मेरे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। फिर कुछ देर में राजा किरण के पास आते हैं। पुत्री, क्या कर रही हो? जल्दी आगे आओ और अपनी रक्त की आहुति दो ताकि तुम्हारी माँ स्वस्थ और ठीक हो जाए। पिताजी, मैं अभी दे रही हूँ। किरण डरते डरते हवन कुंड के पास आती है। जैसे ही पुरोहित उसका हाथ काटने की कोशिश करता है, राजलक्ष्मी का निशान उसकी हथेली से गायब होकर कंगन में बदल जाता है। ये क्या? ये तो राजलक्ष्मी नहीं है। ये लड़की झूठी है। और ये कंगन में कैसे बदल गया? ये सब क्या है? तभी कंगन से आवाज आती है। मैं तालाब का रक्षक हूँ, इस कंगन के रूप में। पर एक कंगन रक्षा कैसे कर सकता है? ये लड़की के पास क्या कर रहा है? मेरी पुत्री कहाँ पर है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम्हारी पत्नी तालाब में स्नान कर रही थी, उसी वक्त तुम्हारी पुत्री का जन्म हुआ। रानी ने उस समय एक बूढ़ी औरत का अपमान किया था। उसके आंसुओं से तुम्हारी पुत्री हमारे अंदर समा गई और निशान उसके हाथ पर बन गया। तुम्हारी पुत्री एक गरीब लकड़हारे को मिली। वो निशान देखकर पहचान गया कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है और तुम्हारी बेटी को लेकर एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक उस निशान को देखते ही पहचान गया कि वो तुम्हारी पुत्री है और तुम्हारी पुत्री रोहिणी नक्षत्र की कन्या है। इसीलिए निशान को जादुई कंगन में बदल दिया। जैसे ही तांत्रिक ने इस कंगन को छुआ तो वो जलकर राख में बदल गया। क्या षड्यंत्र? इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ, पर मेरी पुत्री कहाँ है? उस इंसान की भी मृत्यु हो गई। उसने लालच में आकर तुम्हारी पुत्री को मारने की कोशिश की थी। मैंने उसे मार दिया। तुम्हारी पुत्री वही मधु नाम की लड़की है जिसे वो पवित्र जल तुम्हारी पत्नी को लेकर दिया था। उसके सिवा वो जल कोई छू भी नहीं सकता था। सैनिक, जल्दी जाओ और मधु को लेकर आओ। कुछ ही देर में सैनिक मधु को लेकर आते हैं। तभी कंगन खुद मधु के हाथ में जाकर राजलक्ष्मी का निशान बन जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथों में ये निशान? तुम ही मेरी राजकुमारी हो। ये जादुई कंगन तुम्हारी शक्तियों की रक्षा कर रहा था। आज तुम मिल गई हो। अपने रक्त की आहुति कुंड में दो ताकि तुम्हारी माँ फिर से जीवित हो सके। बेटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मैं अपनी रक्त की आहुति देती हूँ। मधु आहुति देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है। रानी की आंखें ठीक होने लगती हैं और वो स्वस्थ होकर राज दरबार में वापस आती हैं। ये तो सच में कमाल हो गया। तुम सच में मेरी बेटी निकली। और देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे रक्त की आहुति से ठीक हो गई है। हाँ, मुझे भी यकीन था कि ये मेरी बेटी नहीं है,
लेकिन निशान की वजह से मैंने इसे अपनी बेटी मान लिया था। मुझे हर रात बस एक ही सपना आता था कि मेरी बेटी कोई और है जो अभी भी मुझसे दूर है। आज सच में बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। महाराज, महारानी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आ गई थी और इसलिए मैंने आपकी पुत्री बनने का नाटक किया था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम एक बहुत लालची किस्म की लड़की हो। तुमने मेरी पुत्री के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, जबकि मेरी पुत्री ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने भी सैनिकों से पता लगवाया था। जब तुम महल में थी तो वो चाहते थे तुम्हारी सारी जानकारी लाकर मुझे देते थे कि तुम एक घमंडी लड़की हो और मेरी बेटी हमेशा मेहनत करके तुम्हारा पालन पोषण करती रही। तुम्हें इसकी सजा जरूर से मिलेगी। सैनिक, इसे काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं, आप मेरे माता पिताजी हैं, तो मुझे ये आज पता चला, पर इतने वर्षों से ये मेरी बहन थी और हम दोनों ने बहुत वक्त साथ बिताया है। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। माँ, पिताजी, आप मेरी बहन को छोड़ दीजिए। देखो, मेरी पुत्री का हृदय सच में यही है। इतनी दया किसी आम इंसान में नहीं होती है। किरण, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम जा सकती हो। तुम्हें महल से कोई सजा नहीं मिलेगी। हाँ, चली जाओ, पर फिर कभी मेरी नजरों के सामने मत आना। नहीं माँ, पिताजी, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी बहन के साथ रहूंगी। मेरे सिवा इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं है। अगर ये यहाँ से चली गई तो ये कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, कैसे जिएगी? मैं इसे कभी अकेला नहीं जाने दूंगी। अगर आपने इसे राजमहल में नहीं रखा तो मैं भी अपनी बहन के साथ किसी झोपड़ी में रह लूंगी, लेकिन आपके पास नहीं रहूंगी। पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये भी करने को तैयार हूँ। तुम इसे अपने साथ राजमहल में रख सकती हो। हाँ पुत्री, मैं तुम्हें अब दोबारा खोना नहीं चाहता। अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम दोनों आज से मेरी पुत्रियां बनकर राजमहल में रहोगी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ कितना कुछ गलत किया और आपने फिर भी मुझे राजमहल में रख लिया। कोई बात नहीं किरण, तुम छोटी हो और बड़े का फर्ज होता है कि छोटों की गलती को नजरअंदाज कर दे और उसे माफ कर दे। इसके बाद मधु और किरण राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे और अपना जीवन आनंद पूर्वक जीने लगते हैं।